तो क्या है आज हमारे पास रहने वाला आर्टिकल का नाम? सेम वही आर्टिकल है, व्हेन द प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द बिल्डिंग, जब हम प्रोजेक्टाइल को बिल्डिंग से फायर करते हैं, ठीक है, वही आर्टिकल है। उसी का सेकंड पार्ट आप हम सोल्व करने जा रहे हैं, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि टोटल टाइम कितना लेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है? द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल। क्या होता है ये? टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स जर्नी। अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए कोई प्रोजेक्टाइल जो वो कितना टाइम ले रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो यहां पे कल हमने किए थे इसके रिलेटेड आर्टिकल्स। ये बिल्डिंग ली थी हम लोगों ने, बिल्डिंग के ऊपर टॉप फ्लोर में हमने क्या रखा था? एक प्रोजेक्टाइल रखा था। जैसे इसको फायर कर रहे थे विद सम काइंड ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, इट्स स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। तो भाई जब हमने यहाँ पे इसको फायर किया, ठीक है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ इसको फायर किया था, दैट इज यू एक्स इज इक्वल टू यू, और यू वाई की वैल्यू थी 0, ए एक्स की वैल्यू थी 0, ए वाई की वैल्यू थी -g, हम कंसीडर कर रहे थे, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स थे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? जब हमने प्रोजेक्टाइल को यहां से रिलीज किया और जब प्रोजेक्टाइल ने यहां पे हिट किया, ठीक है, तो इस दोनों पॉइंट्स के बीच में इसने टोटल कितना टाइम लिया को कंप्लीट करने के लिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम फिर से इक्वेशंस का यूज करेंगे। कौन सी इक्वेशंस का यूज करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में जो बेस्ट सुटेबल इक्वेशन है हमारे पास रहेगी, वो कौन सी है? जो इस पूरी की पूरी कंडीशन को फुलफिल करेगी, दैट इज एस इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बारे में हमने देखा कि ये मोशन कैसा रहता है। ये 2 डायमेंशनल मोशन होता है अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज अलोंग वाई एक्सिस। जब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, टाइम के लिए इक्वेशन लिखी है हम लोगों ने, तो बताओ यहाँ पे कौन सी एक्सिस के अबाउट हम इस इक्वेशन को लिखेंगे। इट विल बी रिटन आइदर फॉर द एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के लिए लिखी जाएगी। तो ये जो इक्वेशन हम टाइम के लिए सोल्व करेंगे, दैट विल बी रिटन फॉर द वाई एक्सिस, यू वाई, ए वाई एंड एस वाई। तो किसके अलोंग हम इस इक्वेशन को लिखेंगे? वाई एक्सिस के अलोंग इक्वेशन लिखेंगे। ऐसा क्यों? एक्स एक्सिस के अलोंग क्यों नहीं हम इस इक्वेशन को लिख रहे टाइम के लिए? देखो मान लेते हैं एक बड़ी ही ज्यादा हाई बिल्डिंग है, ठीक है, हाई बिल्डिंग है, और इस प्रोजेक्टाइल को मैं बड़ी स्लो करके फेंकता हूं, तो ये प्रोजेक्टाइल जो है कुछ ऐसे चलेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। आप करेंगे सर्टेन पैराबोलिक पाथ, थोड़ा सा पैराबोलिक पाथ कवर करेगा, लेकिन कुछ एक टाइम के बाद क्या होगा? इसकी लाइन जो है, इसकी जर्नी जो है वो स्ट्रेट हो जाएगी। मान लो अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग इसको नोट करता हूं, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर मेरी पोजीशन ये रहेगी, ठीक है, यहां पे मैं खड़ा हूं, ये मेरी पोजीशन है, एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर मान लेता हूं, यानी कि मैं यहां ओरिजिन से 1 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा हूं। तो भाई 1 मीटर के डिस्टेंस पर मुझे चेंज तो जरा भी नजर नहीं आ रहा है। क्या मुझे प्रोजेक्टाइल चेंज होता हुआ नजर आएगा? नहीं, मैं उसकी पोजीशन को नहीं बता पाऊंगा। क्यों नहीं बता पाऊंगा? क्योंकि प्रोजेक्टाइल स्ट्रेट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और मैं उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन मान लो अगर मैं बाई एक्सिस के अलोंग इसको ऑब्जर्व करता हूं, तो बाई एक्सिस के अलोंग हर एक पॉइंट में इसकी पोजीशन क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। यहां पे प्रोजेक्टाइल की पोजीशन ये रहेगी, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, इस तरह से हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है? बाई एक्सिस के अलोंग इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है, पोजीशन चेंज हो रही है। तो दैट मींस आई कैन कैलकुलेट अबाउट द टाइम। मैं यहाँ पे टाइम इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ कि भाई इस पूरे पूरे प्रोजेक्टाइल ने टोटल कितना टाइम लिया इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर एज द एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ द ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो इन सभी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो एस वाई कैन बी रिटन एज व्हाट? दैट वाज द हाइट ऑफ द टावर बाय एक्सिस के अलोंग, ठीक है, हाइट थी टावर की, दैट विल बी रिटन एज माइनस ऑफ एच। इसके बारे में भी हमने कल डिस्कस किया था, वाई इट इज रिटन अप माइनस ऑफ एच, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन कहां पर है? ये है पॉइंट ऑफ एक्शन। ये अगर ओरिजिन है तो ओरिजिन से नीचे जा रहे हैं हम, तो ओरिजिन के नीचे जितनी भी वैल्यूज होती है वो नेगेटिव होती हैं। ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ओरिजिन से नीचे जितनी भी वैल्यू होंगी वो क्या होंगी? नेगेटिव ली जाएंगी। तो ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। उसी तरह से यू वाई की वैल्यू देखो, इन दिस इक्वेशन यू वाई इज इक्वल टू 0, ए वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए वाई विल कम्स आउट टू बी व्हाट?
दैट इज माइनस ऑफ जी। और एक नया फैक्टर यहां पे इंक्लूड हो रहा है टी, स्मॉल टी रिप्रेजेंट करेगा किसी भी इंस्टेंट के ऊपर टाइम को, ठीक है। जबकि हमने यहां से लेके यहां तक की जर्नी निकालनी है, टोटल टाइम निकालना है, तो स्मॉल टी को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, कैपिटल टी से रिप्लेस कर देंगे। कैपिटल टी यहां पे रिप्रेजेंट करेगा टोटल टाइम को, कि यहां से जब चला था प्रोजेक्टाइल और जब इसने यहां तक हिट किया। और स्मॉल टाइम किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर। मान लो जब पार्टिकल यहां पे था तो उसका कितना टाइम था, तो उसको हम स्मॉल टी से बताएंगे, लेकिन पूरी जर्नी का टाइम को हम बताएंगे कैपिटल टी से। तो ये सारे के सारे फैक्टर उठाओ, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ एच इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा, यू वाई की वैल्यू जीरो है, प्लस हाफ ऑफ ए वाई की वैल्यू माइनस ऑफ जी और स्मॉल टी की वैल्यू टी स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 जी टी स्क्वायर। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो मुझे निकालना है टी, तो टी स्क्वायर को मैंने एक तरफ ले आया, 2g को उस तरफ ले गया, 2h अपॉन जी बन जाएगा। और स्क्वायर को ऊपर तरफ ले जाएंगे तो क्या बना देगा, ये अंडर रूट बना देगा, तो t विल कम्स आउट टू बी 2h अपॉन जी। That is the time taken by the projectile to complete its journey। तो टाइम इतना लेगा, तो ये टाइम देखो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम डिपेंड कर रहा है भाई h के ऊपर, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ही वो टाइम लेगा, ठीक है। तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द h। क्यों, क्योंकि 2 कांस्टेंट है यहाँ पे, g भी क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो वेरिएबल क्वांटिटी जो h है। अगर मान लो ये मेरे पास बिल्डिंग है जिसकी हाइट 100 मीटर है, यहां से अगर मैं किसी स्टोन को थ्रो करता हूं तो ये जल्दी पहुंच जाएगा। इसके कंपैरिजन में अगर मैं इस बिल्डिंग को लेता हूं तो ये बड़ी ज्यादा बड़ी बिल्डिंग है, तो यहां से अगर स्टोन को ड्रॉप करूंगा तो वो नीचे पहुंचने तक के लिए ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो इन दैट वे वी कैन कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट किसके ऊपर डिपेंड करती है, हाइट के ऊपर। जितनी ज्यादा हाइट होगी उतने ही ज्यादा ये नीचे पहुंचने तक टाइम लेगा, ठीक है। क्या है नेक्स्ट हमारे पास, रेंज। रेंज क्या होती है, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्या है ये, इट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कहां से कहां तक, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम फुट ऑफ टावर टू वेयर इट हिट द ग्राउंड, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो यहां पर रेंज है क्या चीज, रेंज क्या है, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ रहा है तो उसका मतलब ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस रहेगा, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का फुट कहां पे है, ये है, टावर के फुट से लेकर के कहां तक, जहां पर प्रोजेक्टाइल हिट करेगा ग्राउंड में। तो यहां पे हिट कर रहा है प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे, ठीक है। तो इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये रेंज बोली जाती है, ठीक है, कि किसी प्रोजेक्टाइल की रेंज जो है वो कितनी रहेगी। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, कहां से कहां, टावर के फुट से लेकर के कहां तक, जहां पर प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पर हिट करेगा, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, और रेंज बोलते हैं। अब इसका भी हमें पैरामीटर निकालना पड़ेगा कि रेंज जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। सो यहां पे सेम उसी क्वेश्चन का हम यूज करेंगे, दैट इज एस इज इक्वल टू u into t plus half of a t square। अब बताओ भाई, स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये मोशन जो है वो कैसा है, 2 डायमेंशन मोशन है। तो 2 डायमेंशन मोशन है, तो बताओ यहाँ पे भाई हम एक्स एक्सिस के अलोंग इसी क्वेश्चन को यूज करें या फिर बाय एक्सिस के अलोंग क्वेश्चन को यूज करें। अगर डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर है तो यहाँ पे सिंपली तो लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है, तो ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये कौन सी एक्स एक्सिस है ये। तो इसको लिखेंगे हम किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग लिखेंगे। तो दैट इज द इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द रेंज। अब यहाँ पे सेम भाई वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो भाई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एस एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर से। नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ही तो रहेगा, ओरिजिन के इस तरफ ले रहे हैं हम, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव साइड है हमारे पास, ठीक है। उसी तरह से ux की वैल्यू हमें पता है, ux के अलोंग हम थ्रो कर रहे थे तो u के बराबर आएगी, ax की वैल्यू 0, ठीक है, स्मॉल t की वैल्यू
कैपिटल टी। अब ये कैपिटल टी क्यों लिया गया, स्मॉल टी क्यों नहीं लिख रहे हैं? अरे भाई रेंज तभी बनेगी जब प्रोजेक्टाइल हिट करेगा ग्राउंड में, रेंज तभी आएगी ना। हवा में होगा प्रोजेक्टाइल तो मैं रेंज थोड़ा ना निकाल सकता हूँ। रेंज मैं तभी निकाल पाऊंगा जब वो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पर हिट करेगा। ठीक है, तो जब ग्राउंड में वो हिट कर गया तो उसने तो टोटल टाइम ले लिया, अपना कंप्लीट जर्नी को कंप्लीट करने के लिए टाइम ले लिया। ठीक है, इसलिए हम स्मॉल टी को कैपिटल टी से रिप्लेस कर देंगे। सो दैट कैन बी रिटन एज आर इज इक्वल टू यू एक्स की जगह आ जाएगा यू, स्मॉल टी की जगह लिखेंगे कैपिटल टी प्लस ऑफ ये एक्स की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा। सो आर एक्स इज इक्वल टू यू इंटू टी। वी नो टी की वैल्यू हम लोगों ने अभी पिछले वाली इक्वेशन में कैलकुलेट की, क्या निकाला हम लोगों ने इसमें, दैट इज 2h अपॉन जी अंडर रूट। इसकी वैल्यू को उठाते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो रेंज विल कम्स आउट टू बी u इंटू 2h अपॉन जी अंडर रूट। So that is the appropriate equation for finding the range। किसी भी रेंज को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये इक्वेशन आपको यूज करनी पड़ेगी। तो रेंज देखो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर जो रेंज डिपेंड कर रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल वेलोसिटी। मान लो आपका टावर एक ही हाइट का है, दो प्रोजेक्टाइल आप फायर करोगे। ठीक है, दो प्रोजेक्टाइल मानते हैं, दो प्रोजेक्टाइल आप फायर करोगे बट विद डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ। कितनी वेलोसिटी, डिफरेंट वेलोसिटी। मान लो इसको आपने 10 मीटर पर सेकंड के साथ थ्रो किया और इसको आपने थ्रो किया 40 मीटर पर सेकंड के साथ। 10 मीटर स्लो है, तो स्लो है तो इसका थोड़ा सा आगे जाएगा एंड देन कम टू द स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड। 40 मीटर 10 मीटर के कंपैरिजन में क्या ज्यादा वेलोसिटी है, तो इसको जैसे ही मैं ज्यादा वेलोसिटी के साथ थ्रो करूंगा तो ये कुछ ऐसे जर्नी करेगा। तो दिस प्रोजेक्टाइल जो कि 40 मीटर पर सेकंड के साथ हम इसको थ्रो कर रहे हैं, इट विल टेक मोर टाइम सॉरी टाइम नहीं, मोर रेंज। इसकी रेंज क्या रहेगी, टावर के फुट से लेकर के यहां तक ज्यादा रहेगी R2। और जिसको स्लो वेलोसिटी के साथ फेंका था तो वो जल्दी ही गिर जाएगा, जल्दी ही नजदीक गिरेगा बिल्डिंग से। ठीक है, तो इसकी रेंज कम होगी, और जिसको ज्यादा वेलोसिटी के साथ फेंका उसकी रेंज ज्यादा रहेगी। दूसरा फैक्टर, रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट आल्सो। ये हाइट पर भी डिपेंड कर रहा है, कैसे, अंडर रूट की फॉर्म में। जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ही ज्यादा उसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से रेंज जो है हमारे पास दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। इन केस अगर आपको ये न्यूमेरिकल आता है सोल्व करने के लिए तो ये आपको स्टैंडर्डाइज रिजल्ट जो है आपको याद होने चाहिए कि कैसे हम इन वैल्यूज को यूज करते हुए उन इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं।